हेलो फ्रेंड्स। फिजिक्स बताने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताना ज़रूरी है और इसलिए हम एक फाउंडेशन जो कोर्स है क्लास 11 का उसमें थोड़ा सा बेसिक मैथ बता रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री बताया था। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस बता रहे हैं। क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस? तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम बताते हैं कि आपको एक फंक्शन हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 से। और आपको हम ये कहें कि आप मुझे इस फंक्शन के वैल्यू 2 पर बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है हमें बता देते हैं। एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, 2² माइनस 4। एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, ये हो गया 4 माइनस 4, ये हो गया 2 माइनस 2, और ये बन गया 0, ये बन गया 0। अब 0 को यदि 0 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट नंबर। इसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। आप इसका वैल्यू कुछ भी नहीं बता सकते। आप इसको काट के 1 नहीं कर सकते। तो फिर इसका वैल्यू है क्या? f2 का वैल्यू है क्या? हम 0 या एग्जैक्टली 2 पर तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 के आसपास हम बता सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हम इसको प्लॉट करें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा फंक्शन है y, जो कि यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है वो है। तो x इक्वल टू 2 पर कहाँ पर वैल्यू है? आप देख लीजिए, x इक्वल टू 2 कुछ यहाँ पर होगा। ये x इक्वल टू ये 0 है तो x 2 यहाँ पर है। और इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर। आपको तो लग रहा है कि ग्राफ में आप ग्राफ बनाओगे इसका तो ऐसे ही दिखेगा, तो लगेगा ये तो सब जगह है वैल्यू इसका। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। लेकिन उसके जस्ट आसपास यदि हम f इक्वल टू बोले कि f इक्वल टू 2+ पर बताना है। 2+ का मतलब है 2+ का मतलब हुआ कि 2.00001 ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा पर उसका वैल्यू बताना है, मतलब यहाँ पर वैल्यू बताना है। तब आपको आएगा ये कुछ 4.00001 कुछ ऐसे आएगा। आप इसको कैलकुलेटर में ये वैल्यू रखते देख सकते हैं। या फिर यदि आपको बोले कि हम f2- पर बताइए, मतलब कि 2 से जो थोड़ा सा छोटा, कहने का मतलब है 1.99999 ऐसे बताइए, तब आपको आएगा 3.9999 कुछ इस तरह से आएगा। देखिए दोनों ही बहुत 4 के बहुत क्लोज है। तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमने आपको दिया है उस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जो है सो 4 है। जो फंक्शन हमने दिया है उसका वैल्यू तो हमें नहीं पता है 2 पर, लेकिन ये जो फंक्शन हमारा है उसका लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ फंक्शन का वैल्यू भी लिख देता हूँ, ये है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। 2 पर हमें नहीं पता है, लेकिन 2 के आसपास जो है ये वैल्यू है 2। 2 नहीं 4 ना, ये 4 के करीबन है 4। तो इस तरह से हम इसको लिमिट निकालते हैं, हमने लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। जिस पॉइंट पर हमें इसका वैल्यू नहीं पता है उसके बगल वाले पॉइंट्स पर, बहुत बगल एकदम बहुत, जितना छोटा आप ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना छोटा लोगे उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, एक कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। और तब हम कहते हैं ओके इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है एटलीस्ट। ऐसे ही यदि ये तो आपका फंक्शन था, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन था। आप दूसरे तरह के फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस ले सकते हैं। हम्म। अब आपको हम ये प्रूव करके नहीं दिखाएंगे कि एक ऐसे होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आप साइन x/x यदि आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और इसका वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए कि 0 पर बताइए, तो आप फिर बोलोगे कि ये साइन 0 0 और ये तो 0 है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो कुछ हो सकता है जो कि, और वो लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 साइन x
डिवाइडेड बाय एक्स, ये 1 होता है। अब मैं आपको इसको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह से लिमिटिंग वैल्यूज निकाले जाते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन पर, जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है। कैलकुलस दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है इंटीग्रल। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये है डिफरेंशियल कैलकुलस, जहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जाता है, और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, जहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाता है। इसलिए इसको इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो हम पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं। ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, और इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि है क्या डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जो प्रोसेस है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये है एक प्रोसेस है। ये होता क्या है डिफरेंशिएशन? ये स्टार्ट होता है न्यूटन के टाइम से। उसके कंटेम्परेरी, उसके समकालीन, उसी के टाइम में एक दूसरा मैथमेटिशियन था। न्यूटन एक पॉलीमैथ था, मैंने ये बहुत सारे सब्जेक्ट में, मोर देन वन सब्जेक्ट में इसे महारत हासिल थी, पंडित था उसका, ये एक्सपर्ट था। जैसे फिजिक्स में था, मैथमेटिक्स में था। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज में, एस्ट्रोनॉमी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, तो इसको पॉलीमैथ कहते थे। और साथ में थियोलॉजी भी, ये बाइबल का भी स्टडी करता था, उसका भी एक्सपर्ट था। तो इसे पॉलीमैथ कहते हैं। बहुत सारे पॉलीमैथ हुए हैं जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट होते हैं। और सबसे बड़ा पॉलीमैथ तो लियोनार्डो दा विंची है, जो पेंटिंग, म्यूजिक, साइंस, मेडिसिन सब कुछ करता था। एनीवे, तो न्यूटन के टाइम में जर्मनी में एक मैथमेटिशियन था। ये तो पॉलीमैथ था, सब कुछ था, मैथमेटिशियन था, फिजिसिस्ट था, और थियोलॉजिस्ट भी था। लेकिन जर्मनी में जो हुआ वो, उसका नाम था, वो प्योर मैथमेटिशियन था, लाइबनिज। ये लाइबनिज हुआ जर्मनी में, और ये तो इंग्लैंड में था। इसने जो है, एक्चुअली इससे पहले ये इस डिफरेंशिएशन पर काम कर रहा था। इसका, ये मैथमेटिशियन था, ये इसका मन था कि भाई हमारे पास कोई फंक्शन है, यदि फंक्शन है तो उसको तो हम प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए 2D फंक्शन है, 2 डायमेंशनल फंक्शन है, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्लॉट कर लेते हैं, ऐसे हमारा फंक्शन है। अब वो चाहता है कि हम इसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर इसका कितना स्लोप है, ये स्लोप हमें चाहिए। इस तो स्लोप बना नहीं, हम इसको कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पर उसे स्लोप चाहिए, तो हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, कुछ ऐसे। अच्छा ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इसको ठीक करते हैं। अब देखिए ये स्लोप लग रहा है, राइट? तो इस स्लोप को उसे पता करना था, इस पॉइंट पर स्लोप का पता करना है, यहाँ पर पता करना है स्लोप। तो फिर ये कुछ ऐसे ले जाएगा लाइन। तो ये जो आपको टेंजेंट दिख रहा है, ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में, या फिर इसको यहाँ तक बढ़ा ही लेते हैं, इसको आप इधर बढ़ा लीजिए। ये एंगल जो बनाया है इसका टेन थीटा, स्लोप जो है वो टेन थीटा है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, इसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाएगा उसका स्लोप को, जो कि टेन थीटा होता है, उसी को हम स्लोप कहते हैं। जो एंगल बना रहा है उसका टेन थीटा को हम स्लोप कहते हैं। वो यही निकालना चाहता था लाइबनिज, वो इसको इसमें इंटरेस्ट था। तो कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है और आर्बिट्री पॉइंट पर जो है उसको स्लोप निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने ये किया कि कोई भी प्लॉट ले लिया एक, जैसे फिर से बना रहे हैं यहाँ पर, एक प्लॉट ले लिया, मान लीजिए ऐसे प्लॉट है, और यहाँ पर यदि उसे स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर, तो उसने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, ठीक है, और ये पॉइंट को मिला दिया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस फंक्शन का कोई वैल्यू है, ये y है, ये x है। y इजकल टू कोई फंक्शन है x का, ये हो सकता है y जो है सो x स्क्वायर हो सकता है, y जो है सो साइन x हो सकता है, y जो है सो एक्सपोनेंशियल हो सकता है,
या लॉगरिदमिक हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हम एक जनरल फंक्शन ले लिए। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, मान लीजिए x है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा y का, y तो फंक्शन ऑफ x है ना, तो x जितना है वही यहाँ पर रख देंगे f की जगह पर, x की जगह पर। इससे थोड़ा दूर जाने पर ये मिला है मुझे पॉइंट। इस पॉइंट को जो है कितना कहें, हम कहते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, ताकि ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये जो y में जो फंक्शन है वो वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका फंक्शन x के जगह पर क्या लिखेंगे अब, x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू आ गया। अब आप मुझे ये बताइए ये कितना हो गया और एक ये कितना हो गया। ये तो डेल्टा एक्स इधर दिख रहा है, डेल्टा एक्स हो गया, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक आपका है एफ एक्स। तो दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो हो जाएगा ये वाला वैल्यू, और वही इसके पैरेलल है, ये वैल्यू हो गया। और इसको यदि हम आगे बढ़ा दें, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ए एंगल बनाएगा थीटा। तो स्लोप जो निकालना जिसमें वो इसको इंटरेस्ट था, वो स्लोप उसे मिला है इस स्ट्रेट लाइन का, एक्चुअली उसका टेंजेंट का नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल स्ट्रेट लाइन का मिला है स्लोप। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में लिखता हूँ, ठीक रहेगा, और इसका नाम दे देता हूँ ए बी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। ये कितना आया, टेन थीटा, और टेन थीटा जो है ये देखिए थीटा है तो ऑफकोर्स ये भी थीटा होगा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये बी, इसको सी कह देते हैं, बी सी बाय सी, और बी सी कितना है, बी सी यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये देख लीजिए ये यहाँ पर लिखा है, और नीचे में ये कितना है, डेल्टा एक्स। तो ये है स्लोप स्ट्रेट लाइन का। अब क्या कीजिए, अब जो है सो आप इस पॉइंट को वहां से मूव करके यहाँ ले आइए, ये स्लोप कुछ ऐसे दिखेगा, इसका स्लोप बताएगा, और नज़दीक ले आइए, अब इसका स्लोप दिखाएगा, और नज़दीक ले आइए, इसका स्लोप दिखाएगा, ऐसे ले आइए किसके बहुत बहुत क्लोज ले आइए। अब बहुत क्लोज ले आइएगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इसका टेंजेंट हो जाएगा। इफ, और यदि हम जैसे जैसे इसको इस पॉइंट को बी पॉइंट को इधर हम खिसका रहे हैं ए की तरफ, ये डेल्टा एक्स का वैल्यू देखिए घटते जा रहा है, यहाँ लाए हैं तो डेल्टा एक्स अब देखिए इतना ही रह गया, यहाँ लाए हैं तो डेल्टा एक्स इतना ही रह गया। तो जैसे जैसे बी को हम ले चलते हैं ए की तरफ, ये डेल्टा एक्स जो है बन जाता है जीरो, जाता है जीरो की तरफ, और तब हमें जो मिलता है स्लोप वो होता है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कितना हो गया, यही सेम चीज, लेकिन बस डेल्टा एक्स जो है टेंस टू जीरो है। तो लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो। और उसने इसके लिए एक ऑपरेटर, एक कैसे इसको डिनोट किया, उसने उसने इसको डिनोट किया कि हमारे पास y है, मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो f(x) है, तो उसने इसको डिनोट किया dy बाय dx, इस तरह से डिनोट करने का है, ये इसका सिंबल है, डिनोट इस तरह से किया गया, ये इसका सिंबल है कि y फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, और वो कितना आया, ए क्वांटिटी, लिमिट x टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x, और इसको मैं इनबॉक्स कर देता हूं, ये रहा आपका डेफिनेशन। बहुत ही, ये जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, या डेफिनेशन आप जो भी कहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन, डेफिनेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन है ये, ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं स्लोप को, जिसको हम dy बाई डी एक्स कहते हैं और डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, यही है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन
ऑफ वाई, वाई मतलब एफ एक्स, उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। और इसका मतलब है हम dy बाई डी एक्स कहने का ये मतलब क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स कहने का मतलब है ये एक ऑपरेटर हो गया। और यह ऑपरेटर क्या कर रहा है, जब इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं y पर, y इक्वल टू एफ एक्स पर, तो हमें इसका स्लोप देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट x पर। आप जिस पॉइंट पर स्लोप लेना है x का वो वैल्यू रख दीजिए और आपको मिल जाएगा स्लोप उस पॉइंट पर। अभी तो आर्बिट्री फंक्शन है, फंक्शन का यहाँ पर वैल्यू रखिए y का, मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं कोई वैल्यू रखते हैं, अभी हम आप रखेंगे y को, मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर रखेंगे। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है, ये क्या है, एक पैराबोला है, ये ऐसा दिखता है। और x इक्वल टू 2 पर जो है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर हम जो है सो चाहते हैं कि ये पता करना है कि इसका स्लोप कितना है। x इक्वल टू 0 पर स्लोप कितना है वो पता करना चाहते हैं, उसको हम पता करेंगे यहाँ से। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन है, यहीं से हम इसको पता करेंगे स्क्रैच से, बहुत शुरू से ये है। और बाद में क्या करेंगे, इससे जो फॉर्मूला आएगा उसको यूज करके दूसरे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें, इससे पहले कि हम इसको कैलकुलेट करके दिखाएं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपको हम ये बता दें कि डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेट किया है y पर, किसी फंक्शन पर ऑपरेट करता है। तो यदि कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब वो ये है कि ये डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है वो y पर ऑपरेट किया है। आप इसको नहीं लिख सकते डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। इसको ये नहीं समझिए कि डी वाई को डी एक्स से डिवाइड कर दिया गया है, नहीं, ये गलत है, ये नहीं है। डी वाई को डी एक्स से डिवाइड नहीं किया गया है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये डी बाई डी एक्स जो है सो एक ऑपरेटर है, ये हमेशा साथ में आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर है जैसे आपने अभी तक 4 मेन ऑपरेटर पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर हो गया। अब आपके पास एक और ऑपरेटर आ गया है डी बाई डी एक्स, और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका एंटी वो आएगा, ये आप इंटीग्रेशन, ये 2 ठो और आपके पास ऑपरेटर आ गया। जैसे यहाँ ऑपरेट करते हैं 2 के और 2 को और 3 के ऊपर में हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं एडिशन को, तो 5 हो जाता है। वैसे ही डी बाई डी एक्स जो है किसी फंक्शन पर लगाते हैं, ये यहाँ पर जो नंबर पे लगाते हैं, नंबर क्या है, हम इसको वेरिएबल पर भी लगाते हैं लेकिन एक्चुअली नंबर पे लगाते हैं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी करना है करते हैं। ये जो है सो किसी फंक्शन पर लगेगा, कांस्टेंट पर भी लगा सकते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि यदि कांस्टेंट पर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा। तो ये ऑपरेटर है, यही है डिफरेंशिएशन। और फाइनली ये डिफरेंशिएशन जो है वो है क्या, ये एक्चुअली है स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये देखिए y जो है सो फंक्शन है x का है, हाँ, इस जो इसका स्लोप है एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू x। अब यदि आप इसको निकालेंगे तो ये हो सकता है आपको x का एक फंक्शन मिले। अब यदि x का एक फंक्शन मिला है तो स्लोप हर जगह अलग अलग होगा, अभी दिखाएंगे यहाँ पर। इसके लिए किधर लिखा था मैंने, इसके लिए दिखाएंगे अभी। तो जिस पॉइंट पर भी आपको निकालना है स्लोप, आप वहां पर x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए और निकल आएगा। तो ये था लाइबनिज का तरीका डिफरेंशिएशन का। लेकिन मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने भी यही काम किया। न्यूटन ने बाद में किया, लेकिन दोनों ने इंडिपेंडेंट किया। उस वक्त इतना कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था न्यूटन के समय में, एक जर्मनी में एक इंग्लैंड में, तो इतना कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था। तो उसने बाद में जो है सो यही चीज़ निकाला इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसका लैंग्वेज अलग था। वो मेनली फिजिक्स के लिए निकाल रहा था न्यूटन, तो उसने सेम चीज़ निकाला और उसने स्लोप नहीं, वो मैथमेटिक्स के पॉइंट व्यू से नहीं निकाल रहा था। वो निकाल रहा था कि देखो भाई, यदि यहाँ से कोई हमारा ये बॉल जो है, कोई पार्टिकल जो है उसको हम ड्रॉप करते हैं, ज़मीन पर ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो जगह जगह पर इसका कितना हाई डिस्टेंस चला है, एस मान लेते हैं, यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आपको पता है कि एस जो है सो होता है क्या, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो एस जो है सो फंक्शन है किसका, जी तो कांस्टेंट है, टी का फंक्शन है।
तो वो जानना चाहता था कि एस किस रेट से चेंज होगा, एस का रेट चेंज होने का रेट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि यहाँ पर है तो एस किस तरीके से चेंज हो रहा है, एस किस तरीके से चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है, राइट। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर एस किस तरीके से चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वो ए निकालना चाहता था फॉर आर्बिट्री फंक्शन। तो उसको मतलब था चेंज ऑफ रेट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये था उसका। और ये जो सिंबल है ये लाइब्निस ने दिया था, उसने कोई तो दूसरा तरीका यूज किया था। तो ये था उसके लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और आप यदि ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम है, ये जो स्लोप है वो भी तो चेंज ही बताता है ना। यदि आप इसको देखो यहाँ पर स्लोप को फिर से हम यहाँ पर एक बार बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका फंक्शन है और इस पॉइंट पर आपको स्लोप जो दिया गया है यहाँ पर, वो स्लोप क्या कर रहा है, ये स्लोप क्या कर रहा है, आपको क्या बता रहा है स्लोप, स्लोप बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है एक्स में, तो ये डेल्टा वाई में कितना चेंज आया, ये स्लोप यही बता रहा है। यदि ये थीटा बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से देख सकते हो ना, टेन थीटा जो है सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। यदि ये थीटा बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो डेल्टा वाई में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। डेल्टा वाई क्या आ गया आपका, डेल्टा एक्स टाइम्स टेन थीटा। और यदि स्लोप बहुत ज़्यादा है तो इसमें चेंज बहुत ज़्यादा हुआ, स्लोप बहुत कम है तो चेंज बहुत कम है। तो किस रेट से ये y चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, वो बताता है ये स्लोप। और यही था न्यूटन का कहना, ये कि रेट ऑफ चेंज जो है y विथ रेस्पेक्ट टू x वो dy बाई डी एक्स है। दोनों ने इंडिपेंडेंटली निकाला, बहुत सारे फंक्शंस निकाला अपने काम के लिए। तो ये है डिफ्रेंशिएशन जो लाइबनिस ने दिया स्लोप कह के, और जो न्यूटन ने दिया रेट ऑफ चेंज करके, दोनों सेम है, दोनों सेम है एक्चुअली। तो अब जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था, एक फंक्शन जो है हम लेते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं जो लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। थोड़ा ठीक से बना नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आप ठीक लग रहा। ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है जो कि पैराबोला है, ये y है और ये x है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना है। तो हम कहाँ से निकालें, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब ये जो डेफिनेशन हमने निकाला है यहाँ से, तो निकालते हैं यहाँ से dy बाई डी एक्स। कैसे निकालें, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, x नहीं डेल्टा x टेंस टू जीरो, फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये y ही हमारा फंक्शन है, x प्लस x है जो कि x स्क्वायर है हमारा। ये क्या है, ये y क्या है, यही है फंक्शन हमारा x। और यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब निकालिए इसको वैल्यू, बस यहीं से सब्स्टिट्यूट करते जाइए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर जहाँ x देख रहे हैं वहाँ पर आप x प्लस डेल्टा एक्स रखिए, तो x प्लस डेल्टा एक्स रखिए और इसका स्क्वायर करना होगा, a प्लस है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x एक्सैक्टली सेम एक्स स्क्वायर और ये डेल्टा एक्स। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और ये वाला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स। ये तो खत्म हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब जो यहां बचा है वो कितना है, वो है 2 टाइम्स x डेल्टा एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स तो छोटा है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, और किसी भी छोटा नंबर का, एक से छोटा नंबर का यदि स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है।
जैसे कि मान लीजिए 0.1 है, आप उसका स्क्वायर कीजिए, कितना आया 0.01। अब 0.001 है, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आता है, ये 0.0000 कितना हो जाएगा ये 6, तो 2251 कुछ ऐसे हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये डेल्टा एक्स को हम काट देते हैं। काट देते हैं मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पर डेल्टा एक्स को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है। यदि डेल्टा एक्स एग्जैक्टली जीरो होता तो हम इसे काट नहीं सकते थे। ये काटने का मतलब ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, और जीरो से डिवाइड करने के लिए मैथमेटिक्स आपको अलाउ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो एक्चुअली है नहीं, ये जीरो बहुत छोटा है लेकिन जीरो नहीं है। देखिए यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, और तब आपके पास जो वैल्यू आया फाइनली वो है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 2x। इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं तो इसको हटा दीजिए, जस्ट 2x। ये आया dy बाई डी एक्स, किस फंक्शन के लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ पर y आपका एक्स स्क्वायर है। इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन कितना है 2x, वो x पर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिर प्लॉट करते हैं, देख लीजिए, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये जो है सो इसका डिफरेंशिएशन आया आपका 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा इसका स्लोप बढ़ेगा, डिफरेंशिएशन बढ़ेगा मतलब स्लोप बढ़ेगा। यहाँ पर कितना स्लोप है, dy बाई डी एक्स जो है वो x के किस वैल्यू के लिए, दो के लिए कितना आया 2 टाइम्स 2 मतलब 4 आया, 4 स्लोप है, टेन थीटा का वैल्यू 4 है, तो थीटा कितना होगा आप निकाल सकते हो। यदि हम कहें कि इसका वैल्यू बताइए, स्लोप कितना है बताइए, x इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर जीरो पर, तो 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स जीरो कितना आया जीरो, स्लोप जीरो है मतलब स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है आप देख रहे हो, इसका स्लोप क्या है, स्लोप देखिए 0 डिग्री है ना, ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर इसका स्लोप जो आएगा वो ये वाला लाइन है। तो इस तरह से आप स्लोप हर जगह जगह बता सकते हैं, और या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका चेंज करने का रेट क्या है, वही स्लोप ही है, यहाँ 4 है, यहाँ पर जिसका स्लोप चेंज करने का रेट 0 है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेट हो गया है लाइन, ये बहुत कम चेंज हो रहा है ना, चेंज हो ही नहीं रहा है। अब धीरे धीरे चेंज इसका होना बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो और तेजी से बढ़ रहा है। इसका बढ़ने का जो वैल्यू बढ़ने का जो रेट है, रेट नहीं, यहाँ पर एक्स के साथ जो बढ़ने का तरीका है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। तो ये आपको मैंने दिखाया कि एक्स स्क्वायर यदि आपका फंक्शन है तो आपका डिफ्रेंशिएशन आप इसको कैसे निकाल सकते हो। सेम काम यदि आप एक जनरल फॉर्म के लिए करें, जैसे कि हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, जनरल ले लेते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन कहे इसको बेहतर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्चुअली बाइनोमियल, एनीवे। सो मान लीजिए आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो आप इसको निकाल सकते हो, उस तरह से हम नहीं बनाने वाले हैं। ये आएगा, इसका पावर ले लेंगे और इसका पावर 1 से कम हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हुआ था, देख लीजिए, y इक्वल टू कितना था एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन आया 2x, पावर ले लिए और इसका पावर 1 से कम कर दिए। तो ये जनरल फॉर्म में आप इसको जनरल के लिए भी प्रूव कर सकते हो, ये इतना आता है। यदि आपको मैं बोलूं कि एक दूसरा फंक्शन मैं दे रहा हूं, y इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट है, सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसको प्लॉट कीजिए थोड़ा। मान लीजिए सी 2 है, y इक्वल टू 2, ये सी है आपका, तो इस तरह से आपका फंक्शन दिखेगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना है, मतलब इसका स्लोप कितना है, इस फंक्शन का स्लोप आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हो 0 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 0, तो स्लोप हो गया tan 0 मतलब 0। न्यूटन के हिसाब से आप यदि देखें, ये कांस्टेंट जो है इसका एक्स को हम जैसे जैसे वैरी करेंगे, इसका चेंज करने का रेट क्या है, ये चेंज ही नहीं कर रहा है।
जब चेंज नहीं कर रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, जीरो है। तो न्यूटन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो है। लाइबनिज के हिसाब से देखें इसका स्लोप क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप जीरो है। एक दूसरा फंक्शन देखें, अब की लेते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। कैसा दिखता है y इक्वल टू साइन एक्स? ये ऐसा दिखता है कुछ ऐसे, और ठीक से बना नहीं, जीरो पर जीरो है, ये 90 डिग्री पर 1 होता है, इस तरह से। और यहाँ पर जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में रहता है, तो 90 डिग्री जो है सो पाई बाई 2 है। साइन एक्स में आपको यहाँ पर रेडियन में लिखना पड़ेगा, वरना अपने हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 90 और बोलते हैं 1। यदि आप इसको मैथमेटिक्स में जो नेचर में रखा हुआ है एक्स, यहाँ पर साइन के साथ जो आर्गुमेंट है जो कि एक्स यहाँ पर है वो रेडियन में पढ़ता है, लेकिन हम लोग अपना सुविधा से उसको डिग्री में लिख देते हैं और यहाँ पर बोलते हैं साइन 90 डिग्री, ठीक है 1 हम कैलकुलेट करके रखे हैं, उसको देख के बता देते हैं 1 है। लेकिन नेचर में यदि मान लीजिए इसका एक्सपेंशन कर दें, हम साइन एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं और उस एक्सपेंशन से हम इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो वहाँ पर वो रेडियन में होना चाहिए। एनीवे, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा वो हमें बताना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स ये स्क्रैच से जो हमने शुरू में फार्मूला लाया था उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार वापस जाके फिर दिखा रहे हैं, किधर गया ये, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, जहाँ वाई इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, लिमिट when x delta x tends to 0 function of x plus delta x minus function of x divided by delta x। वापस आ रहे हैं, वहीं समय से बनाना है। तो यहां पर हमारा y जो है सो क्या है, साइन x है, dy बाई डी एक्स क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर y जो है यही फंक्शन x है ना, फंक्शन ऑफ x जो है साइन x है, जो भी यहाँ पर आर्गुमेंट है इस फंक्शन का वो यहाँ पर है, तो साइन x के जगह पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस ए एफ एक्स, x की जगह पर x लिखेंगे और ये डेल्टा x। अब क्या करें इसके बाद, आप देखिए ये जो है सो आप मेरे ट्रिगोमेट्री का वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हमने मैथ में बताया था कि साइन सी, यहाँ पर कहीं लिख देते हैं, ये फॉर्मूला बताया था इसमें कि साइन सी माइनस साइन डी ये होता है, सब बताया था, साइन सी प्लस साइन डी बताया था, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस, दोनों का सम का हाफ और दोनों का डिफरेंस का, अब यहाँ साइन आ जाएगा, डिफरेंस का 2, पहले जो सी है तो सी यहाँ पहले लिखेंगे, यही होता है। अब उसी को यहाँ पर हम लिखें, पहले ये लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो गया 2, देखिए कॉस पहले लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, साइन आपकी डिफरेंस लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक x खत्म हो गया और हाँ आपके पास क्या आया, डेल्टा x टेंस टू 0, ये तो यहाँ पर है 2 कॉस, ये आ गया x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया आपका साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और ये हम भूल गए लिखने, ये भूल गए लिखने, तो यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसको डेल्टा एक्स का वैल्यू सीधे 0 लिख के देखिए, क्या कोई वैल्यू देता है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये कॉस एक्स आया, वो तो ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 आया और ये 0 है, तो साइन 0 कितना होता है 0, और ये 0 तो है, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, सम कांस्टेंट ऐसे आ रहा है, मतलब 0 बाय 0 आ रहा है, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें लिमिट को निकालने के जो वेरियस तरीके हैं उसको लेना पड़ेगा। देखिए ये 0 नहीं आ रहा ना, तो इसको बाहर कर लेते हैं,
इसका वैल्यू जो है सो डेल्टा एक्स रख देते हैं 0, तो कितना आ गया। या फिर आप कह सकते हो इसको कि 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, दोनों का लिमिट हम अलग अलग लिख के रख सकते हैं ऐसे। ये cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 है, ऐसे लिख सकते हैं। एक टर्म हमारा ये हो गया, और इसके लिए इसमें भी लिमिट लगा देते हैं। आप इसको कोई ऐसा नहीं सोचिए कि एक कांस्टेंट है एक ही जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ऑपरेटर है, इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, बस जस्ट डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 रखना है। 0 नहीं रखना है, 0 के करीब वाला वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स। ये काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से इसका आर्गूमेंट यहाँ पर आ गया और ये 2 तो खत्म हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा देखिए, यदि डेल्टा एक्स को हम सीधे 0 रख दें तो ये cos x हो गया, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो हम लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना आ गया देखिए, इसके पहले आपको हमने बताया था लिमिट में कि लिमिट साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 ये 1 होता है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर जो आर्गूमेंट है वही आर्गूमेंट नीचे है, डेल्टा एक्स बाय 2 डेल्टा एक्स बाय 2। साइन का जो आर्गूमेंट है वही नीचे भी है, और ये थीटा टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स बाय 2 भी टेंड्स टू 0 है। तो 8 सब मिला के हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। और मैं यहाँ लिख रहा था, अच्छा ठीक है लिख लेता हूँ एक बार, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2, और एक क्वांटिटी जो है सो 1 हो गया। तो कितना आ गया आपके पास फाइनली जो वैल्यू आया वो आया cos x। तो dy बाई डी एक्स आया cos x किसके लिए, जब y आपका sin x है। या फिर इसी को कहने का दूसरा तरीका ऐसे है कि आप कहिए कि sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना है, cos x है। देखिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि कैसे sin x का जो है सो डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन सीधे लिख देते हैं, हम सबको निकालते नहीं हैं, वो आप मैथमेटिक्स में निकालोगे। तो यहाँ पर जस्ट हम आपको बहुत सारे फंक्शंस का लिख के रख देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन जो है उसके लिए। तो पहला एक करते हैं कि हम x टू द पावर n, ये लिखा था मैंने आप पहले ही, वही लिख दे रहा हूँ। पहले पावर लिखते हैं, पावर 1 कम कर देते हैं, और दूसरा चलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस जो है वो सबका जो है सो डिफरेंशिएशन निकालते हैं। साइन का भी तो निकाल कर दिखाया, साइन का कितना आया, कॉस आया। कॉस का कितना आएगा, ये सारे स्लोप हैं, आपको साइन एक्स का जो हर एक पॉइंट पर स्लोप लेंगे वो यही आता है कॉस एक्स। कॉस का आएगा माइनस साइन एक्स, साइन का प्लस कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। टेन का, ये टेन है, टेन का आता है सेक स्क्वायर एक्स। मैंने आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, सबका वैल्यू लिख दिया हूँ, हर जगह किताबों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी लिख रहा हूँ। कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा पहले, ध्यान दीजिए इधर, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है। साइन का कॉस आया, कॉस का साइन आया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि टेन का सेक, देखिए टेन का कॉट नहीं आ रहा, टेन का सेक स्क्वायर आ रहा है, लेकिन प्लस में है, तो कॉट का यहाँ माइनस में होगा। जैसे इसका प्लस में है, इसका माइनस में, तो इसका प्लस आया, इसका माइनस आया। और सेक के इक्विवेलेंट कौन है, जैसे टेन के जगह सेक आया तो कॉट के जगह कॉसेक आएगा। वैसे भी आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है सेक होता है, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो है सो 10 होता है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये कॉट होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कॉट का डिफरेंशिएशन जो है
कोसेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन का कॉस कॉस का साइन, या आप मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, राइट 1। तो साइन वाला का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो गया, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन हो गया, लेकिन एक माइनस रहेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखने के लिए इजी होगा। ये आपको पता है कि 1 होता है, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक होगा, लेकिन सेक का नहीं होगा, याद रखिएगा, केवल 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक होगा सेकेंड केस के लिए। और ए वाला जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये 1 है, तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर है। इसकी तरह साइन का कॉस कॉस का साइन यहाँ नहीं होता। और उसके बाद में सेक का देखें, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक का होता है सेक टाइम 10, सेक एक्स टाइम 10x। और कोसेक का कोसेक का होता है इसी की तरह कोसेक एक्स टाइम कोट एक्स। यहाँ माइनस होना चाहिए, ये अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, ये माइनस है, हर जगह अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ पर भी सेक का सेक एक्स 10x, तो इसका सेक की जगह पर यहाँ पर कोसेक एक्स और कॉट एक्स लिख रहे हैं। तो ये है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस जो है उसका। और यदि अब आप देखें यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस जो है, तो साइन इनवर्स एक्स का लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स जो है इसका यदि हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना आता है, तो आता है 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स का हर एक वैल्यू नहीं पॉसिबल है, डोमेन देख लीजिए एक्स का, डोमेन कहते हैं ना, यहाँ पर एक्स का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है इस फंक्शन के लिए, एक्स का कुछ भी सब वैल्यू नहीं हो सकता। ये साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब है साइन y इज इक्वल टू एक्स। y आपका एंगल हो गया और ये वैल्यू हो गया। आपको पता है कि साइन y का वैल्यू 1 और -1 और 1 के बीच में होता है, मतलब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, वही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग दिस टू नंबर्स। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकता, ये x का डोमेन है। तो साइन इनवर्स का ऐसे आता, अब कैसे आता वो तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में से आपको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, हमने तो करके नहीं दिखाया क्योंकि वो मैथ में आप सीखोगे, लेकिन ये फार्मूला याद रखना जरूरी है क्योंकि बाकी सारे फिजिक्स में हो या और भी जगहों में इसका जरूरत पड़ता है। साइन का देख लीजिए, साइन इनवर्स का देख लिया आपने, 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का पहले की तरह ही जस्ट एक माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना, जस्ट एक माइनस लगाना है। तो ये दोनों आपका एक तरह से पेयर है, जो पहले भी आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है तो कॉस का माइनस साइन है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस लगा देना सेम चीज का। ठीक है, साइन कॉस हो गया। टेन इनवर्स का देखते हैं, ये रहा टेन इनवर्स और इसी के जैसा होगा कॉट इनवर्स। ये है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर x का सब वैल्यू पॉसिबल है ना, लेकिन सब नहीं पॉसिबल है एक्चुअली। x जो है, हाँ x का तो सब वैल्यू पॉसिबल है। देखिए कैसे, मान लीजिए y इक्वल टू 10 इनवर्स x है, तो x कितना आया 10y, ये y ये एंगल है, ये इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन अनडिफाइंड नंबर आता है, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, राइट। तो इन्फिनिटी तो कोई नंबर है नहीं, फिक्स नंबर है नहीं,
लेकिन x का वैल्यू क्या आ सकता है, यहाँ पर आपको जो मर्जी जो भी रखो, x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आ सकता है, जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक आ सकता है। तो ये सब वैल्यू पॉसिबल है। वही हाल यहाँ पर भी है, x का आप कोई भी वैल्यू ले लो वो चलेगा। खैर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपने देखा ये पेयर है। 10 हो गया। अब सेक का देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का, ये दोनों का देखते हैं। ये होगा 1/x का मॉड, मॉड वैल्यू यहाँ पर लेना है, √x² -1, और ये सिंपली एक माइनस लगा देंगे साइन। अब ये देखिए कौन सा वैल्यू है यहाँ पर, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर x जो है सो 1 से बड़ा, या फिर x जो है सो -1 से छोटा, इंक्लूडिंग 1 -1। सेम यहाँ पर है, कैसे देख लेते हैं। ऐसे एक तो ले लेते हैं y = सेक इनवर्स x। तो x कितना आया, सेक y, ठीक है। अब y का, अब सेक y का वैल्यू आपको पता है कि क्या, -1 और 1 के बीच में होता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसका प्लॉट बना कर दिखाया आपको कि कैसे इसका प्लॉट जाता है, अभी मुझे खुद भी याद नहीं है। तो 0 पर ये जो है 1 होता है, ये मान लीजिए 0 है, ये x है, तो यहाँ पर 1 होता है। ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कुछ ऐसे होता है, ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसके बाद में ये कुछ ऐसे जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये इधर फिर ऐसे आएगा। तो इस तरह से होता है। देखिए ये जो है सो 1 हुआ, और ये जो है सो नीचे -1 हुआ, और 0 यहाँ रहना चाहिए। मैंने 0 गलत बनाया, 0 यहाँ रहना चाहिए। ये दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है, बाकी सब वैल्यू पॉसिबल है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया। आगे मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बाद में और कौन सा फंक्शन ले लें, फंक्शन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, और इसमें तो दिखता नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ले लेते हैं। ये बड़ा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस हम ई लें, जैसे हम इसको तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस यहाँ पर जो है कुछ भी नंबर हो उसका पावर x जो है, सो इसको हम जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं इन, माने कि फेमस जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि हम इसका पावर ये को ई कह दें, ये यूलर नंबर है। आप पिछला वीडियो में भी देख सकते हैं कि यूलर नंबर क्या है, ये बहुत अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड है। तो ये यूलर नंबर का यदि हम पावर x लें, तो यही हम, इसी को हम ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन है तो दोनों ही, इसका बेस केवल ई ना होकर कुछ और है। ये हमारा मन ज़्यादा फेमस है, जाना पहचाना है। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं तो यही फेमस एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, लेकिन जनरल टर्म ये है। एनीवे ये जो एक्सपोनेंशियल है, यूलर नंबर वाला एक्सपोनेंशियल, उस बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, मैंने आप उसका स्लोप लोगे, तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा फिर से। इसका डिफ्रेंशिएशन एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब आप हर एक पॉइंट पर जो है, आप मान लीजिए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर स्लोप निकालोगे, इस एक्स पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा। यहाँ पर स्लोप कितना है, यही वाला वैल्यू है। यहाँ पर स्लोप कितना है, यही वाला वैल्यू है। इसका जो y वैल्यू है वही इसका स्लोप है ना। इंटरेस्टिंग फंक्शन, हर एक पॉइंट पर इसका जो फंक्शन का वैल्यू है वही उसका स्लोप का भी वैल्यू है। तो इस हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसका क्या निकलेगा डिफ्रेंशिएशन, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले इसी को लिख लेते हैं। देखिए इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करें या ना करें, इसको इसमें जो है लॉग ऑफ ए, यहाँ पर ln लिखा हुआ है, मतलब ln का मतलब है लॉग जिसका बेस है e, ln नेचुरल लॉग,
लॉग जिसका बेस है यूलर नंबर। तो ये आता है आपका। अब यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि ये कैसे आता है, क्योंकि हो सकता है आप इस फार्मूला को भूल जाएं। तो यदि आप भूल जाएं तो जो छोटा छोटा क्विकली आप जिसको डिराइव कर सकते हैं आप उससे डिराइव कर लेने चाहिए। ठीक है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मैंने कि प्रॉब्लमेटिक मतलब लंबा लेंथी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप इसको भूल गए तो आप एग्जाम में कर सकते हो ना। तो वो हम आपको ऐसे बता रहे हैं। मान लीजिए y जो है हमारा a⁻x, बेस जस्ट दोनों तरफ log ले लेना है, बेस e यूलर नंबर बेस है, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln a⁻x। अब यहाँ पर क्या होता है लॉग में, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ln y आया x टाइम ln a, और ये तो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो तो x है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ln का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, वो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। और इधर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और ये कांस्टेंट जो है सो जस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये भी बताऊंगा अभी थोड़ा देर में कि क्यों होता है कांस्टेंट, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभी कि ये जो लॉग है इसका डिफ्रेंशिएशन जो है सो 1/y होता है। जैसे कि ln x है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है आप निकालोगे तो 1/x आएगा। ये मुझे पहले इसके पहले बताना चाहिए था, नहीं बताया। एनीवे तो 1/y, और ये इसको तो मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वो फिर चेन रूल भी यहाँ आ गया, वो चेन रूल भी मैंने आपको नहीं बताया। एनीवे मैं बताऊंगा, पहले देखिए यहाँ पर जो है इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, कि पहले ln y को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y को जो है सो हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ये सिंपली ln ये है। अब ये जो ln y है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ इसका हो गया 1/y। और dy/dx हमें नहीं पता है, हमें वो पता करना है, एक्चुअली यही पता करने के लिए निकले थे। y हमारा ये फंक्शन है, और इस तरह से यहाँ पर आपको आ गया dy/dx इक्वल टू y ln a। y की जगह पर हमने लिखा है a⁻x, y की जगह पर a⁻x ln a। तो देखिए यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जिसका बेस जो है यूलर नंबर है, तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन आता है। लेकिन बेस यदि यूलर नंबर नहीं है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग ln, नेचुरल लॉग ऑफ ये बेस का। एक्चुअली यहाँ पर भी वही है चीज है, ln है इस बेस का, ln e का वैल्यू कितना होता है 1। लॉग में यदि बेस लॉग जो है उसका बेस और नंबर दोनों सेम आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो गया है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो ये था लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक मैंने तो बता ही दिया ऑलरेडी ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1/x होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे मैंने उसका फॉर्मूला केवल लिख दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि वो क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल है कि यदि दो फंक्शन मान लीजिए हमारे पास है, मैं u जब लिखूंगा इसका मतलब है u जो है सो x का फंक्शन है, और v में केवल लिखूंगा तो आप समझ लीजिए v जो है सो हमारा x का फंक्शन है। ये इक्विवेलेंट दिखाया कि u जो है सो u x का फंक्शन है, जैसे कि u लिख सकते हो आप x² - 2x + 3, v भी x का फंक्शन है, v लिख सकते हो x + 3, कुछ इस तरह का। तो u और v हमारे पास दो फंक्शन है,
एक्स का। मैं कहाँ बना रहा हूँ? ओ, तो इधर आ गया। अच्छा, मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो u फंक्शन हमारा था x का फंक्शन, और v जो है वो भी हमारा x का फंक्शन है। अब रूल नंबर 1, यदि ये दोनों सम में है, d बाई डी एक्स यू प्लस भी, दो फंक्शन का जो एडिशन है और उसका यदि हम डिफरेंशिएशन निकालने जाए तो हम सिंपली ऐड कर देंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यदि माइनस रहा तो माइनस कर देंगे। दूसरा रूल नंबर यहाँ पर, यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उस फंक्शन से तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी यू बाई डी एक्स। लेकिन केवल कांस्टेंट रहे तो, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यदि केवल कांस्टेंट रहे तो वो जीरो होता है, क्योंकि केवल कांस्टेंट, ये फंक्शन हमारा x है, ये y है, और ये कितना है, y इजकल टू सी है, कांस्टेंट है। c जो है सो कांस्टेंट है, कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ वैल्यू है। तो स्लोप जीरो है तो ये जीरो होता है। अकेला रहेगा तब जीरो होगा, लेकिन c टाइम्स u रहेगा तो ये ऐसा नहीं दिखेगा ना। तो कैसा दिखेगा, c टाइम्स u यदि रहा तो c टाइम्स u रहा तो ये कुछ ऐसा ही नहीं दिखेगा। जस्ट c टाइम u है, किधर गया, तो ये ओरिजिन से होकर पास करेगा कि स्ट्रेट लाइन, ये है y इज इक्वल टू सी यू, यू मतलब x का फंक्शन है ना, सी एक्स, ये x है, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये तो मैंने यहाँ पर u को, u जो है उसको x ले लिया, एक्स स्क्वायर भी हो सकता था, तब कुछ क्वाड्रेटिक दिखेगा, तभी स्ट्रेट लाइन एक्चुअली नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई हुआ है कोई फंक्शन को c से। तो इसलिए उसके में केस में इसको क्या करते हैं, c बाहर ले आते हैं। आप कह सकते हो कैसे बाहर ले आते हैं, मैंने कि ये रूल कहाँ से आ रहा है, कहीं आसमान से तो नहीं आ रहा है। ये रूल जो है पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद एक दो ठो हम आपको दिखा देंगे कि ये रूल कहाँ से आता है। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वहीं से रूल आता है, जो शुरू में आपने डी वाई बाई डी एक्स का डेफिनेशन निकाला था। ये डेफिनेशन कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का। यहीं से आएगा सारा रूल, और कहाँ से आएगा। लेकिन पहले मैं रूल बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको डिराइव करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल जो है वो है प्रोडक्ट का। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, वो प्रोडक्ट में है, तो उसके लिए रूल क्या है कि पहले पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर पहला रहने दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये हो गया प्रोडक्ट का। और डिवीजन का, u बाई भी है तो इसको आप क्या कीजिए, बिल्कुल ये एक तरह से आप कह सकते हो ना इसको कि d बाई डी एक्स है हमारे पास, एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन 1 बाई भी है, ऐसे कह सकते हो। और सिंपली उसके बाद ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो देखिए लगाते हैं, देखिए क्या आता है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए डी यू बाई डी एक्स टाइम्स सेकेंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन रखिए और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये कितना हो गया, 1 बाई भी डी यू बाई डी एक्स, ये हो गया u, ये कितना है, ये हो गया v टू द पावर -1, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया है डी यू बाई डी एक्स प्लस यू। अब इसको हम कह सकते हैं कि -1 एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स, ये कितना होता है, पावर लिखते हैं और वेरिएबल का पावर एक कम कर देते हैं। वही यहाँ कर रहे हैं, पहले पावर लिखे, वेरिएबल का पावर एक कम कर दिए। और ये तो जो हमने निकाला वो भी के रेस्पेक्ट में निकाला ना। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं।
ये देखिए भी का फंक्शन लग रहा है, तो इसको पहले भी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे और फिर भी को हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं u इसका हो गया, और इसका इस फॉर्मूला से ये पोलिनोमियल फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन पहले पावर लिखते हैं और पावर एक कम कर देते हैं, इतना हो गया। और ये dv बाई डी एक्स है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये भी स्क्वायर नीचे आ गया, डी यू बाई डी एक्स 1 बाई भी, ये माइनस है u बाई भी स्क्वायर डी भी बाई डी एक्स, भी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो गया भी टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ u डी भी बाई डी एक्स। तो इसको आप कह सकते हो कि हमारा फॉर्मूला है u बाई भी का, u बाई भी का डिफ्रेंशिएशन का, जो कि यहीं से मल्टीप्लिकेशन से ही आता है, प्रोडक्ट से ही आता है, इसको यूज करके आप निकाल सकते हो। और एक फंक्शन है उसको हम कहते हैं चेन रूल कहते हैं। क्या है कि एक फंक्शन जो है सो कोई दूसरा का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y लिख रहे हैं, उस फंक्शन है, वो फंक्शन जो है सो डायरेक्टली मान लीजिए x का ही फंक्शन है, या x का नहीं फंक्शन है, मान लीजिए वो t का फंक्शन है पहले, और t जो है सो p का फंक्शन है, और p जो है सो फाइनली x का फंक्शन है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे। ये फंक्शन जो मैं देख रहा हूं वो t का पहले फंक्शन है, और t जो है वो p का फंक्शन है, और p जो है सो x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तब यहां पर हम चेन रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, यदि हमें dy को dx निकालना है, यहाँ पर फाइनली इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो सबसे पहले करते हैं, ये हमने पहले ही निकाल कर दिखा दिया, एक्चुअली यूज करना पड़ा था मुझे पहले ये बताना चाहिए था, लेकिन एनीवे मैं अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ए एफ किसका फंक्शन है, टी का, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम्स ये टी जो है वो किसका फंक्शन है, पी का, तो पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और पी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फाइनली एक्स आ गया यहाँ पर dy बाई डी एक्स। इसको कहते हैं चेन रूल। यदि कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हम इसको चेन रूल लगा कर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। y जो है सो मान लीजिए है साइन इसको क्या लिखूं मैं, स्क्वायर रूट ओवर एक्स मान लीजिए, सिंपल साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स। ये देखिए साइन किसका फंक्शन है, स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर रूट किसका फंक्शन है, एक्स का। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले जो है साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स जो है, इसको हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, स्क्वायर रूट ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ केवल एक फंक्शन बच जाएगा साइन का। आप सोच सकते हैं कि स्क्वायर रूट ओवर वाई है, नहीं वाई नहीं, जी मान लीजिए है, जेड है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ओवर जेड है, इसको ऐसे डी साइन जेड बाय डी जेड ऐसे कर सकते हो, जहाँ पर जेड क्या है, स्क्वायर रूट ओवर एक्स है, टाइम्स यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये फंक्शन जो है स्क्वायर रूट ओवर एक्स, इसको मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, ऐसे निकालना। और तब आप कह सकते हो यहाँ पर कि सिंपली भूल जाइए यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ओवर एक्स, एक वेरिएबल लीजिए जेड, लाइक ऐसे। तो साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और साइन का क्या होता है, कॉस, और जेड लिखना है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए ये तो आपका पावर लॉ हो गया, एक्स का पावर हाफ है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, पावर लिखेंगे, पावर एक कम हो जाएगा, ये हाफ ऑलरेडी है और एक कम हो गया तो माइनस हाफ हो गया, ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करके आप चाहो तो लिख सकते हो 1/2, ये कोई स्क्वायर रूट ओवर एक्स कॉस स्क्वायर रूट ओवर एक्स, ये आया आपका डिफ्रेंशिएशन इस फंक्शन का, इस फंक्शन का। और फाइनली एकदम लास्ट में आपको हम बता रहे हैं एक कुछ कभी कभी कि क्या है ना कि एक फंक्शन दूसरा का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं उसे। क्या है कि ये एक फंक्शन अभी तक आपने जो देखा वो एक्सप्लिसिट था, y जो है जो सीधे x का फंक्शन मिला, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, आपको सीधे नजर आएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं होता है, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट, मैंने है लेकिन दिखता नहीं है, छिपा हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन जो है।
y जो है सो एफ एक्स का फंक्शन है लेकिन छिपा हुआ है। वो कैसे रहता है छिपा हुआ फंक्शन? वो रहता है कि मान लीजिए y जो है सो मान लीजिए t का फंक्शन है और x जो है वो भी t का फंक्शन है। यहाँ पर सिंपल दिया, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो y को x के फॉर्म में, लेकिन मैंने ये सिंपल वाला एग्जांपल लिया। आप ऐसा एग्जांपल भी अवेलेबल है जो कि आपको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस केस में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए y जो है सो t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइनली आप यदि देखोगे तो y जो है सो x का फंक्शन है और हमें वही dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं, उसको निकालने का क्या तरीका है? देखिए हमें पता है ना कि y जो है सो x का फंक्शन है, तो यहाँ से हम निकालने चलते हैं। पहले हम क्या देख रहे हैं, y जो है सो t का फंक्शन है और t जो है सो x का फंक्शन है, राइट? तो इसको ऐसे लिखते हैं, y जो है सो t का फंक्शन है और t जो है सो x का फंक्शन है, ऐसे। तो हम निकालने चले y बाई डी टी। तो पहले इसको निकालेंगे कैसे? इस एग्जाम्पल को जाने से पहले हम यहाँ पर इसको देख ले रहे हैं। डी वाई बाय, पहले ऐसे क्यों ना ऐसा करें कि इस एग्जाम्पल को ही बता दें, उसके बाद में हम आपको डेफिनेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल जो है इसी को बता ही देते हैं। क्या करना है इसमें कि डी वाई बाई डी टी निकालना है, क्योंकि यहाँ y जो है टी का फंक्शन है, हम निकाल सकते हैं कॉस टी। यहाँ पर हम डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं, ये हो गया माइनस साइन टी। अब जब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। ये देखिए डिवाइडेड नहीं है, ये जस्ट फंक्शन मैंने लिखा है डी एक्स बाई डी टी, ये डिवाइडेड नहीं समझिएगा। डी वाई बाई डी टी जो है मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ये ऐसा आएगा, कैसे आता है मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे लिख रहा हूँ। आप देखिए ये ऑपरेटर है, इसको काट नहीं सकते, लेकिन यदि आप सोच लीजिए कि हम इसे काट देता हूँ तो ये सिंपली आ जाएगा, तो देखने के लिए हिसाब से ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर इसको आप काट नहीं सकते, मैथमेटिशियन बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अपने हिसाब से आप सोच सकते हो कि डी टी खत्म हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और डी वाई बाई डी टी यहाँ मुझे पता है एक कॉस टी है और ये कितना है माइनस साइन टी है, तो हो गया माइनस कॉट टी। तो ये वैल्यू आ गया, अभी भी आपका टी का फंक्शन है। एक्स में चाहिए तो कहीं से निकाल लीजिए, यहाँ से कॉस टी से या साइन टी से आप निकाल लीजिए, या फिर यहीं से निकाल लीजिए, इसको लिखने का क्या ज़रूरत है। यहीं पर कॉस टी कितना है एक्स है और साइन टी कितना है वाई है, ये वाला साइन माइनस वाई, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ। ये मैं ऐसे में क्यों लिख पा रहा हूँ उसको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, y जो फंक्शन है वो है फंक्शन ऑफ t, जो कि इस केस में था क्या, इस केस में था साइन, f था साइन था। और दूसरा फंक्शन लेता हूं मैं g, g नहीं x, वो है जी टी। इस केस में g कितना था, यहाँ पर देखिए ये g कितना था, नहीं ये नहीं cos था, f था साइन और g था cos, y इजकल टू एफ टी, नहीं x इजकल टू साइन टी। अब मैं जनरल तरीके से बता रहा हूँ इसे। ये y जो है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो ये जो फंक्शन है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन वैसे नहीं करते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं। ये y जो है सो फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि y जो है सो फंक्शन है x का, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ पर फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। y जो है सो x का फंक्शन है और x जो है सो t का फंक्शन, क्योंकि फाइनली y को t का फंक्शन होना है, तो y जो है x का फंक्शन है और x जो है सो t का फंक्शन है। तो चेन रूल लगाए यहाँ पर, कुछ भी मैंने नहीं किया है, चेन रूल लगाया है।
कि y को यदि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्म है वो कह रहा है कि y जो है सो फंक्शन ऑफ t दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये t जो है फाइनली यदि इसको मिला के देखें तो y जो है सो x का फंक्शन है और x जो है सो t का फंक्शन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a कितना आएगा। अब ये दोनों तो दो नंबर है, इसको तो हम इधर उधर ले जा सकते हैं, आराम से डिवीजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिशियन भी गुस्सा नहीं होगा। केवल डी बाई डी एक्स जो है इस डी एक्स को नहीं ले जाना है, तो इधर क्या आ गया है, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में रहना है यदि फंक्शन हो, जैसे वाई इजकल टू एफ टी है और एक्स इजकल टू जी टी है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी निकालते हैं और डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं और ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तब हमें निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वही मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर जो y जो है सो साइन टी का फंक्शन है और x जो है सो कॉस टी है, तो डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया और ये दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये सही है गलत ये देखने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि किसको काट दिए तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तब सही है। और इस तरह से माइनस एक्स बाई वाई आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टी में नहीं चाहिए हमें, एक्स में चाहिए। टी तो जस्ट एक इंटरमीडिएट फंक्शन है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना, वो इंटरमीडिएट फंक्शन है। अब मैं आपको इसका कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन भी तो क्यों इतना सारा कैलकुलेशन किया जा रहा है ये डिफरेंशिएशन का, तो एप्लीकेशन बताता हूँ, दो ठो एप्लीकेशन बताता हूँ। पहला एप्लीकेशन है कि हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का एरिया निकालना है। ठीक है, इस डिस्क का एरिया निकालना है, रेडियस आर। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हम सर्किल ले लेंगे, माने रिंग ले लेते हैं। ये रिंग हो गया हमारा। ये ठीक से बन नहीं रहा है लेकिन ठीक है जो भी है, ये रिंग है हमारा। केवल इस रिंग को देख रहे हैं, एक एलिमेंट्री रिंग हमने कंसीडर किया, एलिमेंट्री रिंग। क्या इसका रेडियस है, मान लेते हैं x है और इसका विड्थ dx। x इसका रेडियस है और dx इसका विड्थ है। हमें निकालना है टोटल का एरिया, तो पहले इस रिंग का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रिंग वो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये dx बहुत छोटा है, dx जो है वो बहुत छोटा है x के रेस्पेक्ट में, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है। अब इसको कट कर देंगे तो हमें इस तरह से एक सर्किल मिल जाएगा, राइट। इसको मान ली यहाँ कट करके इसको लंबा कर दिए तो एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। और ये लेंथ कितना है, ये है 2πx और ये वाला कितना है, ये dx है ना। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ये dx जो बहुत छोटा है इसलिए एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। और अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, 2πx टाइम्स dx, 2πx टाइम dx। ये एरिया किसका है, रिंग का, उसको हम डी स्मॉल ए कहते हैं, छोटा एरिया है। अब एरिया यदि हमें डिस्क का निकालना है तो ऐसा बहुत सारा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारा जो है रिंग लेंगे और सबका एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ डिस्क। नहीं, ये एप्लीकेशन जो है वो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करता है इसलिए इसको हम भी नहीं बता रहे हैं। इसमें जो है सो जब हम ए निकालने जाएंगे तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और आपको इंटीग्रेशन मैंने बताया नहीं तो मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसके जगह पर मैं आपको क्या बताता हूँ कि ये बताता हूँ जो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए एस जो है वो इस तरह से दिख रहा है, 2+3t माइनस 4t की, ठीक है। और सवाल ये है कि ये एस जो है सो मान लीजिए पोजीशन है आपका, या एक्स लिखते हैं, एक्स बेहतर है, एक्स लिखे, पोजीशन है। आपको सवाल ये बताना है कि ये वेलोसिटी जो है
वो जीरो कब होगा, किस टाइम में वेलोसिटी जीरो होगा। अब एक्स टी प्लॉट को आप देखें, ये एक्स है, ये टी प्लॉट है, मान लीजिए किसी तरह से होगा ये ऐसे। तो ये जो स्लोप दे रहा है, स्लोप मतलब टेन थीटा मतलब एक्स डिवाइडेड बाई टी, एक्स डिवाइडेड बाई टी का डायमेंशनली देखें तो ये क्या है, ये वेलोसिटी है, स्पीड है। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वह क्या देगा आपको, स्लोप तो क्या है, टेन थीटा है ना, और टेन थीटा मतलब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी है। स्लोप जो है जो कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, जब डेल्टा टी बहुत छोटा है, और यही डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ लिखना चाहिए हमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और ये क्या है, ये स्पीड है, डायमेंशनली देखिए ये स्पीड है। तो इसको एक बार यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। दो का डिफ्रेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट है ना, थ्री टी का थ्री बाहर हो गया, टी का वन हो गया, माइनस फोर टी क्यूब का फोर का फोर हो गया, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, टी का पावर तीन है तो पहले पावर लिखते हैं और पावर एक कम कर देते हैं, कितना आया थ्री माइनस 12 टी स्क्वायर। ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो है किस टाइम में, तो यहाँ पर आ गया आपका 12 टी स्क्वायर इजिकल टू थ्री, सो टी इज इक्वल टू 3/12 स्क्वायर रूट 1/4 मतलब 1/2, सो 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पर ये जो है सो वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पर आप प्लस माइनस ले सकते थे, लेकिन हम टी है, टाइम माइनस में नहीं होगा, इसीलिए हम उसको इग्नोर कर दिए। टी जो है सो केवल 0.5 सेकेंड। ये इसका एप्लीकेशन है। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो है जब आप दोनों को इंक्लूड करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को इंक्लूड करेंगे तब आएगा। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।